आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। मस्जिदों में मंदिर खोजने का चलन इन दिनों देश में तेजी से बढ़ा है। छोटी छोटी अदालतों के आदेश से समाज में तल्खी बढ़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन जो टेम्पररी आदेश दिया है उससे हिंदू पक्ष में असंतोष है, मुस्लिम पक्ष खुश है। जनहित में इस खबर का करेंगे विश्लेषण। राहुल गांधी आज संसद की कार्रवाई के बीच यूपी के हाथरस पहुंचे। 4 साल पहले हाथरस की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। राहुल पीड़ित परिवार से मिले, उनका दर्द जाना। लेकिन राहुल के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगी है कि राहुल का पहले संभल की तरफ जाना फिर हाथरस संयोग है या फिर सियासी प्रयोग है। उधर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज वो सेट फॉर्मूला अपनाया है जो इन दिनों देश में चुनावी जीत की गारंटी बन चुका है। महिलाओं पर केजरीवाल ने दांव लगाया है। हर महीने 1000 रुपया देने का वादा किया है। केजरीवाल खुद को जादूगर बता रहे हैं। क्या दिल्ली में आपका जादू चलेगा, ये जानेंगे और करेंगे विश्लेषण भी। उधर संसद में आज सड़क हादसों का मुद्दा उठा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की हालत पर बड़ा बयान दिया है। इसी दौरान देहरादून का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्पीड ब्रेकर जिंदगी पर ब्रेक लगाने के लिए उतावला दिख रहा है। पूरी खबर आप जरूर देखिएगा। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत के लाल ने कर दिया है कमाल। 18 साल के उस शतरंज के शहंशाह से आपको मिलवाएंगे जिसने बनाया है नया रिकॉर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर का दावा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी रोक लगा दी है। 1991 के पूजा असल कानून पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश में मंदिर मस्जिद को लेकर कोई नया केस दर्ज ना हो, ना ही अदालतें किसी सर्वे का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई उसके बाद होगी। नवंबर दिसंबर में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ये 3 जगह सुर्खियों में रही। संभल में तो विवाद हिंसा तक पहुंच गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच जुबानी बहस हुई। और कुछ दिन पहले ही जौनपुर में अटाला मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका निचली अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। लेकिन अब इस तरह की याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने धार्मिक स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जो मुकदमे लंबित हैं, उनमें सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन निचली अदालत कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश न दे। निचली अदालतें फिलहाल सर्वे का भी आदेश न दे। अदालत ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इससे मुल्क में अमन चैन कायम होगा। अदालत के इस आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम काशी, मथुरा और दूसरे धार्मिक स्थलों की मुक्ति के लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मैं वेलकम करता हूं इस डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमन की नई पहल शुरू की गई है। एक सेहतमंद मुल्क की अलामत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन फैसला है। धार्मिक स्थल कानून को लेकर कोर्ट के आदेश पर सियासत होनी तय थी। इंडिया अलायंस और बीजेपी ने एक दूसरे पर पलटवार शुरू कर दिए। अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले, 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कानून का, संविधान का पालन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि चलो भाई मस्जिद को गिरा दो। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि देश के हर धार्मिक स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकता। इसी कानून को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ताओं के जवाब को देखने के बाद आगे सुनवाई होगी।
हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर कालखंड का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट को अलग अलग युग के कई साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं के आधार पर लोग कोर्ट जाते हैं और अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अदालत से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि हाल के दिनों में इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किए जाने पर बहुत जल्दी फैसले होने लगे हैं। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ऐसे विवाद पर फैसला आने में सालों लग जाते हैं। कल ही कल्याण की अदालत ने करीब 50 साल पुराने ऐसे ही एक मुकदमे में फैसला सुनाया था। यानी ये मुकदमे के कई साल तक खिंचते रहे। अभी भी काशी और मथुरा के अलावा 10 से ज्यादा जगहों पर मंदिर मस्जिद वाला विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर इन केस पर सीधा पड़ेगा। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में 16वीं सदी में बनी हुई जामा मस्जिद है। दावा है कि कामाख्या देवी का मंदिर है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर दावा है कि अटाला माता के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यूपी के बदायूं में शमसी जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद है। 2022 में हिंदू महासभा ने दावा किया कि मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का मामला 2013 से चल रहा है। याचिका दाखिल करने वालों के मुताबिक मस्जिद से पहले शेष नागेश टीलेश्वर महादेव वहां पर विराजमान थे। मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा भोजशाला बागदेवी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। विवाद तो राजस्थान के अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भी खड़ा हुआ। हिंदू सेना ने अजमेर की अदालत में दावा किया कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। मंगलुरु की जुम्मा मस्जिद भी कुछ सालों से विवादों में है। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर खूब विवाद हुआ। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में याचिका में कहा कि हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी। कुतुब मीनार में मौजूद कुव्वतल अल इस्लाम मस्जिद पर भी विवाद है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की दायर याचिका में यह कहा गया कि कई हिंदू मंदिर तोड़कर अंदर मस्जिद बना दी गई थी। जनहित में हमारा सिर्फ यह कहना है कि धार्मिक स्थल कानून का यह मामला अब देश की अदालत, बड़ी अदालत सुन रही है और पहले भी ऐसे मामलों का संज्ञान लिया गया। आदेश भी आए। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए दोनों ही पक्ष संयम बरतें, सौहार्द के साथ आगे बढ़ें और कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करें। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाना वाकई विपक्ष का मकसद है सभापति की कुर्सी से? अगर है तो फिर अविश्वास का नोटिस 10 दिन पहले क्यों दिया गया, 14 दिन पहले क्यों नहीं? क्या यह संभव है कि विपक्ष को नियम ना पता हो, या फिर जैसा सरकार का आरोप है कि पहले अदानी अब उपराष्ट्रपति, मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपाना? कांग्रेस को अदानी पर चर्चा चाहिए तो बीजेपी को सोरोस पर 10 सवालों के जवाब चाहिए। संसद सत्र के 13वें दिन भी इसी हंगामे में वक्त बर्बाद हुआ। NSUI सुबह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पहुंची। गुलाब का फूल देकर कहा कि सोरोस छोड़ो, अदानी पर चर्चा होने दो। निशिकांत ने घर आए कांग्रेसी मेहमानों को लड्डू खिलाकर विदा किया। संसद शुरू हुई तो कांग्रेस के अदानी वाली पोस्टरबाजी के जवाब में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी संसद के बाहर सोरोस के पोस्टर लिए खड़े थे। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के सोरोस कनेक्शन पर फिर अपने सवाल दोहराए। कांग्रेस को बुरा लगना तय था, उसने फिर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव देता है। लेकिन कांग्रेस पर आधिकारिक हमला राज्यसभा में हुआ। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चेयर लीडर कह दिया था। आज इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा बोले। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को संसदीय मर्यादा पर सीख दी। खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है, गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। खड़गे ने कहा कि सोरोस कोई मुद्दा है ही नहीं, अदानी पर सरकार घिर चुकी है, इसलिए ध्यान भटका रही है। ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं।
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इससे आगे कुछ बोलते उपराष्ट्रपति ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। आप आज तक किसी कमेटी में आए? क्या आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? इस हंगामे में राज्यसभा दोपहर तक स्थगित हो गई। सदन से बाहर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की खिंचाई की। कहा वो संसद को शायद कॉलेज समझ बैठे हैं। कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। अदानी को लेकर संसद का रास्ता और कार्यवाही रोकने पर 2 दिन पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है वह सिर्फ न अशोभनीय है, प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। कॉन्फ्रेंस करके लेकिन राहुल गांधी जैसी नसीहत आज खड़गे को दी गई तो कांग्रेस ने इसे नया ट्विस्ट दे दिया। इसे सदन में एक दलित नेता का अपमान बताकर पेश किया। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। उपराष्ट्रपति पर कांग्रेस खुद बोल चुकी है कि फैसला कष्टकारी है। दूसरी बात जो नहीं बोली वो ये कि उसके पास दोनों सदनों में पर्याप्त नंबर भी नहीं है। 20 दिसंबर को शीत सत्र खत्म होने के बाद सरकार और विपक्ष फिर ये सवाल लेकर जनता के बीच जाएंगे कि संसद का कीमती वक्त किसने खराब किया। 4 साल पहले साल 2020 में यूपी के हाथरस में एक घटना हुई थी। देश भर में उसकी चर्चा हुई। उस घटना के पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी आज अचानक हाथरस जा पहुंचे। जैसे ही उनके दौरे की खबर मिली, बीजेपी ने सवाल उठा दिए। एक सवाल यह भी उठा कि पहले संभल जाने की कोशिश, फिर हाथरस। अचानक संसद सत्र के बीच ऐसा फैसला क्यों? हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की है कोशिश। करीब 45 मिनट तक हाथरस की पीड़िता के घर रहने के बाद राहुल गांधी निकले तो सीधे गाड़ी में बैठ गए। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया से एक लाइन की बात भी नहीं की। साल 2020 में हाथरस की पीड़िता की जान गई थी। पुलिस और प्रशासन पर सच को छुपाने का आरोप लगा, जिसके बाद राजनीति गरमाई थी। इसके बाद से ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को जुलाई में चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। राहुल ने 5 महीने बाद समय निकाला। परिवार से मिलने आए, हम लोगों से बातचीत की। जो उन्हें लेटर लिख के दिया तो वो आज हमारे बीच में आए, हम लोगों की बात सुनी, क्योंकि वो इंसान है। बाकी लोग नहीं सुन रहे, वो हमें जानवर समझते हैं, शायद वो हमें इंसान समझते हैं, इसलिए हम लोगों की परेशानी को और परिस्थितियों को देखने के लिए आए। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि परिवार को न्याय दिलाकर रहूंगा। ये तो रही पीड़ित परिवार से राहुल की बात और मुलाकात की कहानी। अब यूपी की हिरासत में उस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के अंदर कोई विजन नहीं है। कभी संभल, कभी हाथरस, कभी और कोई ऐसे विषय लेकर के आते हैं जिसमें देश श्री राहुल गांधी जी के प्रति, देश क्या कहूं मैं, कांग्रेस पार्टी का भरोसा भी श्री राहुल गांधी जी से उठ गया। सवाल ये कि राहुल तो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, तो फिर उन पर राजनीति के आरोप क्यों लग रहे हैं? इस आरोप को समझने के लिए इन 3 मुद्दों को समझना होगा। पहला ये कि संभल के मुद्दे पर राहुल ने समाजवादी पार्टी से अलग लाइन ली। संसद में कांग्रेस ने अदानी को मुद्दा बनाया, एसपी ने संभल और किसान को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर अखिलेश की नाराजगी की खबर सामने आई। अब पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी यूपी में पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश के पीडीए में वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये बात समाजवादी पार्टी समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर हैं, एक सीनियर लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। हमारे इंडिया ब्लॉक के घटक दल के एक मजबूत पार्टनर हैं वो। लेकिन जाहिर सी बात है भाई कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम इंडिया ब्लॉक के लोगों को मिलजुल करके उठाना चाहिए। वैसे एक बात तो है कि बीते यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की लाख कोशिश के बाद भी समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए अखिलेश ने एक भी सीट नहीं दी थी। कहीं न कहीं कांग्रेस और राहुल को इसकी टीस तो होगी ही। अब किसान बेरोजगारी के सवाल पर 18 तारीख को कांग्रेस यूपी विधानसभा का घेराव भी अपने दम पर करने जा रही है।
बात अब राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वो दांव चल दिया जिसकी चर्चा कई दिनों से थी। केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए महिलाओं पर दांव लगा दिया है। फ्री बिजली और फ्री पानी की अपार सफलता के बाद अब केजरीवाल ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का ऐलान किया और आज से स्कीम की शुरुआत भी कर दी। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी माँ बहनों के आशीर्वाद से। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने वही दाव आजमाया जिसका स्ट्राइक रेट जीत के लिहाज से देश में सबसे बेहतर है। और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। दिल्ली के महिला वोटरों को लुभाने के लिए केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। बकायदा इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मुझे पता है कि पैसे कहाँ से लाने हैं, पैसे कहाँ से बचाने हैं। दिल्ली में फरवरी महीने में चुनाव होने हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान होगा। मतलब आचार संहिता लगने से 2-3 हफ्ते पहले ही केजरीवाल ने महिला वाला दांव चला है। केजरीवाल खुद को अकाउंट का जादूगर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें जनता को गुमराह करने वाला बाजीगर बता रही है। आप बातों के जादूगर हैं, घोटालों के जादूगर हैं और कैसे पैसा अपने लिए कमाया जाता है उसके जादूगर हैं। दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वह है मोदी की गारंटी। अब सवाल ये कि केजरीवाल को महिला कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने का फॉर्मूला ज्यादातर राज्यों में हिट रहा है। दूसरा ये कि फ्री बिजली और पानी का वादा पुराना हो चुका है, दिल्ली के लिए कुछ नया करना था। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का नुकसान ये होगा कि दिल्ली के खजाने पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कामयाब टोटके को अपना लेना चाहती है, क्योंकि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। फ्री बिजली पानी का वादा अब पुराना पड़ चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी पार्टी देख चुकी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हावी ना हो जाए, इसलिए उम्मीदवार लगातार बदले जा रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को बेटिकट किया जा चुका है। महिला वाला फॉर्मूला इसलिए भी आजमाया जा रहा है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी इसी महिला कार्ड से हुई है। थोड़ा और पहले चलेंगे तो बीजेपी ने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना और मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम की वजह से सत्ता में वापसी की है। दिल्ली में करीब 67 लाख महिला वोटर हैं। 38 लाख महिलाओं को आप सरकार की इस योजना का फायदा मिल सकता है। दिल्ली में महिला और पुरुष वोटर लगभग बराबर संख्या में वोट करते हैं। महिला वोटर को पिछले कुछ चुनावों से केजरीवाल का वोटर माना जाता है। इस स्कीम से केजरीवाल ने उन वोटरों को चुनाव के लिए सेव करने की कोशिश की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से एक खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर दी है। कुल मिलाकर अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में जाएंगे। और बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के सामने शीला दीक्षित के बेटे को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया है। लिस्ट हमारे पास आ गई है एक एक करके, और उन तमाम नामों का आपके सामने मैं जिक्र कर देती हूं जिनकी लिस्ट को आज जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। नरेला से अरुण कुमारी, श्रीमती अरुण कुमारी को टिकट दिया गया है। बुराड़ी से मंगेश त्यागी का टिकट दिया गया है। आदर्श नगर से शिवांग सिंघल को, बादली से देवेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। रोहित चौधरी को नांगलोई जाट से। जैनेंद्र इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, संदीप दीक्षित नई दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की।
बिल्कुल चित्रा, सबसे जो बड़ा नाम है कांग्रेस की पहली सूची जो दिल्ली चुनाव को लेकर आई है वो संदीप दीक्षित का है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। दिलचस्प ये है कि संदीप दीक्षित की मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ही नई दिल्ली सीट पर 2013 में हराकर अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के। अब संदीप दीक्षित उन्हें उस सीट पर चुनौती देंगे। इसके अलावा जो दिल्ली कांग्रेस की पहली लिस्ट है 21 सीटों पर, उसमें चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल का नाम अहम है। प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो अपनी परंपरागत सीट बादली से चुनाव लड़ेंगे। रोहित चौधरी नांगलोई से, इसके अलावा पटपरगंज से अनिल चौधरी चुनाव लड़ेंगे, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। वजीरपुर से रागिनी नायक को उतारा गया है। जी बिल्कुल, रागिनी नायक भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वो वजीरपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार होंगे। हारून यूसुफ पूर्व मंत्री रहे हैं, वो बल्लीमारन सीट उनकी परंपरागत सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। अली मेहंदी मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीलमपुर सीट से कांग्रेस ने जो मौजूदा विधायक हैं अब्दुल रहमान, उन्हें टिकट दिया है। वो आम आदमी पार्टी से कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस ने क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराकर। लेकिन बड़ा दिलचस्प है जैनेंद्र, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने साथ लड़ा था, इंडिया गठबंधन का दोनों साथ साथ हिस्सा हैं, लेकिन कभी भी एकमात्र नाम संदीप दीक्षित ऐसे रहे जो लगातार केजरीवाल के खिलाफ मुखालफत करते रहे, और अब उनको नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतार कर बिल्कुल साफ कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने भी कि आर पार की लड़ाई होगी। अब कोई भी किंतु परंतु या इस सीट पर हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस सीट पर आप मुझे कीजिए, इस तरह की स्थिति अब छोड़ी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चित्रा, देखिए राजनीति में लड़ाई तो आर पार की ही होती है, वरना तो फिर कोई पूछता ही नहीं है। और कांग्रेस की हालत दिल्ली में कुछ वैसी ही है, 2 बार से खाता ही नहीं खुल रहा है। तो इस बार खाता खुलने की उम्मीद तभी होगी जब सीरियस गंभीरता से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इससे बेहतर क्या होगा कि संदीप दीक्षित जो इतना बड़ा चेहरा है और पूर्व सांसद रह चुके हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं और केजरीवाल के खिलाफ मुखर रहे, वो दिल्ली से नई दिल्ली सीट पर उन्हें चुनौती देंगे। कांग्रेस 70 की 70 सीटों पे गंभीरता से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर यही मकसद है और यही वजह कि संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा है। हालांकि मैं आपको बताऊं अंदर की बात, संदीप दीक्षित के लिए बाबरपुर सीट भी तय की गई थी। अलका लांबा नई दिल्ली से उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक अलका तैयार नहीं हुई और इसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि संदीप दीक्षित से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता और संदीप दीक्षित को अब अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा है। तो 21 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि 70 सीटें विधानसभा की हो, कांग्रेस शून्य पर खड़ी है। लोकसभा की 7 सीटों में कांग्रेस शून्य पर खड़ी है। ऐसे में अब इन नामों के सहारे कांग्रेस इस बार अपनी नैया कैसे पार लगाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र के सस्पेंस की, जो अभी 48 घंटे और रहने वाला है। सरकार बन गई, लेकिन गृह मंत्रालय पर महायुति में गृह युद्ध अब भी जारी है। यह तो साफ है कि फडणवीस मंत्रिमंडल का परसों 14 तारीख को विस्तार होगा, लेकिन यह अब भी साफ नहीं है कि गृह मंत्री कौन होगा, किसके खाते में क्या जाएगा। दिल्ली में महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर भी मुहर लग चुकी है। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। महायुति में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, अमित शाह और फडणवीस की मुलाकात के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम सहित बीजेपी को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। सीएम पद पर मंथन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में रार अब गृह मंत्रालय को लेकर है। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। बीजेपी मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहती। वहीं शिंदे गुट इस तर्क के साथ गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहा है कि जब डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है तो गृह विभाग भी उसे ही मिले। फडणवीस के सामने जब इसका सवाल आया तो जवाब क्या रहा, आप खुद सुनिए। तारीख तुम्हीच ठरवली आहे, आम्ही ठरवायची अजून। महाराष्ट्राचे गृहमंत्री तुम्हीच असणार? अरे बाबा थोडी वाट पहा ना, एवढी घाई काय करतो, सगळं चला। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भले ही दिल्ली दौरे पर रहे, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं आए। शिंदे की इस खबर ने अंदर खाने खलबली जरूर मचाई है, लेकिन बाहर तो यही कहा जा रहा है कि सब साथ साथ है।
आप आए थे लेकिन शिंदे जी नहीं आए, तो ये सवाल भी उठ रहा है। सर हाथ हटाइए सर, हाथ हटाइए। प्रोग्राम था, बाकी का हम सब साथ साथ है, आप फिक्र मत करो, हम साथ साथ है और रहेंगे। 2 दिन पहले ही फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी अहम मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार और शिंदे की पार्टी के पास जो मंत्रालय पहले से था वही कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सियासी तौर पर देखें तो पहाड़ी राज्य हिमाचल बड़ा सेंसिटिव है। हिमाचल में सरकार कब खतरे में पड़ जाए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कहा नहीं जा सकता। आज का ही मामला ले, आज ही कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे किए और फिर से हो गई है खटपट। सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंती कर रही थी, नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूँ। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। बिलासपुर में जश्न के लिए मंच सजा। सीएम सुक्खू समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन जश्न का ये मंच सियासी विवाद में बदल गया। मंच पर जब हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भाषण दे रही थी, तभी कांग्रेस के विधायक रहे बब्बर ठाकुर ने बीच भाषण प्रतिभा सिंह को टोक दिया। सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंती कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। भाषण के बीच में रोके जाने के बाद प्रतिभा सिंह को गुस्सा आ गया। अपनी बात पूरी करके मंच से लौटते वक्त भी उन्होंने इसका विरोध जताया। जय हिमाचल, ऐसा नहीं बोलना होता यार। इस विवाद के बाद हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी के आरोप एक बार फिर खुलकर लगने लगे। बीजेपी ने एक्स पर प्रतिभा सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रतिभा सिंह की जुबान पर तानाशाह सुक्खू की लगाम। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को बोलने से रोका गया। पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा का ही अपमान अगर आप उस 2 साल के कार्यकाल के जश्न के कार्यक्रम में करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह गुट के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। सुक्खू अब मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कमान वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अभी सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही है। अब इस विवाद से अगर आने वाले दिनों में कोई नई खबर आए तो चौंकिएगा मत। उधर संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान चर्चा में बने रहे। जियाउर रहमान के साथ अब एक और विवाद जुड़ चुका है। एसपी सांसद पर अब बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। संभल के दीपसराय इलाके में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान बन रहा है। आरोप है कि मकान को बनाने से पहले नक्शा पास ही नहीं करवाया गया। तहसील प्रशासन ने सांसद के नाम कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। सांसद जियाउर बर्क को जवाब देने के लिए आज सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया है। नोटिस में आगे और क्या लिखा गया है वो भी जान लीजिए। नोटिस में निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया है। रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस ऐसे वक्त में मिला है जब प्रशासन पहले ही उनके इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई चला रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सांसद बर्क ने एक्स पर लिखा, खौफ पैदा करने के लिए ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। संभल हिंसा में एफआईआर और अब मकान को लेकर नोटिस, समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बर्क को बुलडोजर का डर यहां पर सता रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि उधर से आरोप लगाया जा रहा है जब मकान बनाया जा रहा था उस समय इस तरह की बात नहीं थी। अचानक से ही अब बर्क पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उधर दिल्ली में घुसपैठियों को खोजने वाले अभियान में पुलिस को रोहिंग्या और अवैध तौर पर रहने वाले कई बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगा है। घुसपैठियों के हॉटस्पॉट पर ये लोग कितने साल से रह रहे थे, इनके पास पहचान पत्र के नाम पर क्या कुछ मिला, हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और अजादिका सिंह की यह रिपोर्ट देखिए।
सीमापुरी की तंग गलियों में दिल्ली पुलिस का मिशन घुसपैठिया ढूंढो अभियान फुल स्पीड में चला। एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ इस दुकान पर आकर रुके। सामने जमीला थी। पुलिस अफसर ने डायरी खोली, सवाल पूछे और जवाब लिखने शुरू कर दिए। घुसपैठिया खोजने वाली टीम थोड़ा आगे चले तो सामने हकीम साहब मिले। नाम बताया मोहम्मद फहाद। कहा लेकिन अमरोहा के रहने वाले हैं। लेकिन जब पुलिस ने आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी मांगा तो जनाब फोन देखने लगे। डॉक्टर का काम कर रहे हैं? मेडिकल लाइन जो आईडी है वही दिखाओ भाई। गवर्नमेंट सरकारी आईडी दिखाओ। अरे सरकारी आईडी पूछ रहा हूँ। आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड। फोन में क्या मिला क्या नहीं ये दिल्ली पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया। दरअसल उपराज्यपाल के आदेश के बाद घुसपैठियों को अलग अलग इलाकों में खोजने की मुहिम चल रही है। 2 महीने तक इसी तरह कागज देखे जाएंगे, आई कार्ड मांगा जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर बांग्लादेशी होने का शक है। आए थे बांग्लादेश से? हम लोग तो बचपन हमारे यहीं पे बांग्लादेश से, हम तो यहीं पे पैदा। मतलब बांग्लादेश से तुम आए थे या तुम्हारे माँ बाप आए थे? मेरे माँ बाप आए थे शायद। जो घर के अंदर लोग मौजूद है, बाकायदा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं और क्या वो बांग्लादेश के रहने वाले तो नहीं। दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में पुलिस ने 3 दिन में 32 ऐसे लोगों की पहचान की है जो जांच में बांग्लादेशी लग रहे हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उसमें हमारे पास सेल है, बांग्लादेशी सेल, उसके थ्रू हम इसमें डिपोर्टेशन की जो भी कार्रवाई है, अगर वो उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होती तो उनको थ्रू एफआरआरओ उनको डिपोर्ट करा जाता है। इसी तरह का अभियान दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में भी चला। पुलिस की टीम ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के कागज चेक किए। जिन पर शक हुआ उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए। तस्वीरों के जरिए देखेंगे बांग्लादेश के जो संदिग्ध हैं उन लोगों को, जिनके जो पूर्वज हैं वो बांग्लादेश से हो सकते हैं, इस शक पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ आगे की जाएगी। ऐसी एक शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जिन्हें पूछताछ के लिए आगे ले जाया जा रहा है। दिल्ली में चुनाव से पहले इस अभियान को लेकर सियासत तेज है। आपका आरोप है कि रोहिंग्या को दिल्ली में बीजेपी ने बसाया है। बीजेपी कहती है कि रोहिंग्या को बसाने के पीछे आप है। जब तक दिल्ली का चुनाव है तब तक इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी, विवाद होता रहेगा। और जनहित में अब हम आपकी सुरक्षा पर बात करेंगे। आपसे अपील भी करेंगे कि कभी सड़क पर ऊटपटांग स्पीड ब्रेकर अचानक से दिख जाए तो खुद तो बचे ही, बचने के बाद जश्न न मनाने लगे, अपने पीछे वालों का भी ध्यान रखें। देहरादून के जानलेवा स्पीड ब्रेकर देखिए। कोई स्कूटी पर आया और हवा में उछलते हुए गिर पड़ा। किसी की कार यहां से गुजरते हुए हादसे का शिकार होते होते बची। कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ यहां से गुजरा तो बाल बाल बच गया। इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन का एक स्पीड ब्रेकर, जो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो अधिकतर बार उसे चलाने वाला लड़खड़ा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो ब्रेकर बनाते वक्त इसमें ना कोई पेंटिंग हुई, ना ही दूसरे मानकों के हिसाब से काम करना जरूरी समझा गया। ओवर स्पीडिंग चक्कर में तो हमको ओवर स्पीडिंग चक्कर में वो कुछ करना पड़ेगा, जो आपका ब्रेकर है। वीडियो वायरल हुआ तो अगले ही दिन इस ब्रेकर पर सफेद रंग की लिपापोती हो गई, लेकिन तब तक प्रशासन की लापरवाही का सबूत पूरे देश को मिल गया था। कुछ फोटोज भी मिले जिसमें देखा गया कि कैसे बिना किसी सुरक्षा नियमों के ब्रेकर बनाया गया था। अब इस मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मानक फॉलो करने चाहिए, जैसे साइनेजेस, थर्मोप्लास्टिंग ऑन ईदर साइड, या स्पीड ब्रेकर्स पर भी थर्मोप्लास्टिंग की मार्क्स होते हैं, वो सब जगह इंश्योर किए गए थे। इसी के लिए हमारी तरफ से एक मैजिस्ट्रेट को नोडल भी डिप्यूट किया गया था। नियम है कि स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त उस पर सफेद या काले रंग की पेंटिंग होनी चाहिए। उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में गली मोहल्ले में स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त अधिकतर बार इन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। देहरादून में ब्रेकर से गुजरते वक्त एक एक कर गिर रहे ये लोग भी प्रशासन की जानबूझकर की गई लापरवाही का शिकार हुए हैं। इससे पहले गुरुग्राम से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। आज संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क हादसों के आंकड़े इतने ज्यादा बुरे हैं कि इस वजह से विदेश में मुंह छिपाना पड़ता है। जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के सामने बिना किसी फिल्टर के बात की। उन्होंने माना कि हमारे देश में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। हादसों की डिटेलिंग देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। कुल मृतकों में 13% लोग यूपी के होते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पर महाराष्ट्र और 8% मृतकों की संख्या के साथ चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ने हमारे देश में लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी बड़ी बात कही। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। गडकरी के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सड़क हादसों में 30% लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम ला रही है। अगली खबर भी आपकी जान की फिक्र से जुड़ी हुई है। ठंड के सीजन में गाड़ी जरूर ध्यान से चलाएं, क्योंकि सुबह और रात में घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे से होने वाले हादसों के जो आंकड़े सरकार ने संसद में दिए हैं वो भी बेहद डराने वाले हैं। 3-4 दिनों से अचानक ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में स्वेटर निकलने शुरू हो गए। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बर्फ की चादर में डूबे तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कंबल ने चादर को रिप्लेस कर दिया। सर्दी से आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन ठंड के बीच अगर घर के बाहर गाड़ी लेकर निकलना हो तो सावधान रहिए। अभी उत्तर प्रदेश से लेकर असम और ओडिशा तक लगभग हर राज्य में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी कम होती है। गाड़ी चलाने में होने वाली दिक्कत हादसों की वजह बन जाती है। मौजूदा संसद सत्र के दौरान सरकार से कोहरे से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार ने बताया, देश में हर साल कोहरे की वजह से औसतन 30,000 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 2019 में 35,602 हादसे, 2020 में 26,541, 2021 में करीब 29,000 और 2022 में 34,000 सड़क दुर्घटनाएं कोहरे की वजह से हुई। सरकार ने हाईवे अथॉरिटी के दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि ड्राइवर्स जब कोहरे में गाड़ी चलाएं तो स्पीड कम रखें और प्रशासन को कहा गया है कि वो सड़क पर ड्राइवर्स की सेफ्टी को और ज्यादा पुख्ता करें। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा किसी भी नौकरी पेशा की सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है, लेकिन अपना पीएफ निकलवाने में कई बार लोगों को पसीने आ जाते हैं। बहुत सारे कागजी काम होते हैं। ऐसे में अब खुशखबरी यह है कि 2025 की शुरुआत में नई सर्विस शुरू होने वाली है, जिसमें आप एटीएम से अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जिस एटीएम से आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे निकालते हैं, वही एटीएम अब आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा भी रखेगा। जैसे आप एटीएम से अपने बैंक खाते के पैसे निकालते हैं, वैसे ही पीएफ खाते में जमा पैसे निकाल सकेंगे। भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री अगले साल से पीएफ को लेकर बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। मैं समझती हूँ जनवरी 2025 में आप एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखेंगे और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी तो ठीक कर रहे हैं, पर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस भी साथ साथ कर रहे हैं। वो एटीएम में भी जाकर इजी वे में कैसे अपने क्लेम को ले सके, जिससे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने इशारा किया है कि अगले साल मई से जून महीने के बीच एटीएम से पैसे निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। फिलहाल देश के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की सैलरी से पीएफ का पैसा कटता है। वो पैसा सरकार के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होते हैं। उसे निकालने के नियम पहले तो काफी जटिल थे, हालांकि धीरे धीरे सरकार ने उसका डिजिटलाइजेशन किया। अब एक कदम आगे बढ़कर ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर उसे बैंकिंग सेक्टर जैसा किया जा रहा है।
और कई प्रोसेसेस जो कि अननेसेसरी थे हमने निकाले हैं। और हमारा जो एम्बिशन है वो है कि जो हमारे बैंकिंग का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इट्स ग्लोबली कंपेरेबल, तो हम ईपीएफओ में भी उस लेवल तक जाएं। माना जा रहा है कि बैंक सिस्टम आने के बाद पीएफ का पैसा निकालना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप जब चाहें तब पैसा निकाल लें। इसके लिए भी कुछ नियम और लिमिट होगी। फिलहाल आप खास जरूरतों के सबूत देकर पीएफ का हिस्सा निकाल सकते हैं। शादी, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, घर का कंस्ट्रक्शन जैसी जरूरतों पर पैसा निकालते हैं। 55 साल के होने पर आप पीएफ का सारा पैसा निकाल सकते हैं। आप 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तब भी सारा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपके खाते में पैसे भी तुरंत नहीं आते, उसमें कुछ दिनों का समय लगता है। माना जा रहा है कि एटीएम से पीएफ अकाउंट लिंक होगा तो पैसे आने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब सारी चीजें लगभग तो क्लियर हैं। सवाल बस इतना है कि एटीएम से एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकता है और क्या वो पैसा डेबिट कार्ड से ही निकलेगा या उसके लिए अलग से कार्ड बनेगा। इन दोनों सवालों के जवाब के लिए सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है। भारत के डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया है। वो शतरंज के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए। गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया है और बाजी जीत ली। ऐतिहासिक जीत के बाद वो भावुक हो गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुकेश ने 7-5, 6-5 के स्कोर से ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। डी गुकेश ने 14वीं बाजी में डिंग लिरेन को करारी शिकस्त दी और खिताब पर कब्जा जमा लिया। सिंगापुर में खेले गए इस टूर्नामेंट को महज 18 साल की उम्र में जीतकर गुकेश ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चेन्नई के गुकेश की जीत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि गुकेश को भारतीय शतरंज का चेहरा कहे जाने वाले विश्वनाथन आनंद ने भी कोचिंग दी है। गुकेश को एबीपी न्यूज की ओर से भी ढेरों बधाई। इसी तरह से वो हिंदुस्तान का नाम हमेशा रोशन करते रहें। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।